बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। ये क्या है? ये दो डिजीज़ का मजमूआ है जिसे हम कहते हैं एम्फाइजीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली है कि इट इज़ ड्यू टू क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं एम्फाइजीमा का डिफिनेशन करते हैं। एम्फाइजीमा का डिफिनेशन हमारे पास प्योर मार्फोलॉजिकल है। ये डिफिनेशन क्या है? इट इज़ अ परमानेंट डायलेटेशन। कई बार मैंने आपको बताया है, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द ईयर स्पेसेस टेस्टेड टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ देयर वॉल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई एंड एल्वेलर डक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ट्रेकिया से शुरू हो जाए, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर राइट और लेफ़्ट में, और फिर ये छोटी होती होती जाए और आखिर में ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाए। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो रेस्पिरेटरी एसिनस शुरू होती है, तो इसके अंदर जो एल्वेलाई है और एल्वेलर डक्ट है, जब इस जगह पर क्या हो जाए, परमानेंट डायलेटेशन हो जाए, तो इस जगह को हम कहते हैं एम्फाइजीमा। और अगर इसी टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ऊपर की तरफ कंडक्टिंग जोन में हो जाए, फिर हम इसको कहते हैं ब्रोंशिएक्टाइटिस। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तरफ। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, इसकी तारीफ जो है वो हमारे साथ प्योर क्लिनिकल है। इट इज़ अ परसिस्टेंट प्रोडक्टिव। कब इसमें होता है, कितनी टाइम के लिए? फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स फॉर द लास्ट 2 सक्सेसिव ईयर। ठीक है। और अदर काजेस जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की है, अदर प्रोडक्टिव कब के अदर काज आपको पता है कि क्या है? अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। इसको हम पहले क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि 3 महीने से कंसेक्यूटिव कब होगा, और ये तकरीबन 2 साल से होगा। अब एम्फाइजीमा में अगर आप देखें तो ये जो एल्वेलाई है और एल्वेलर डक्ट है, ये किस चीज़ से बनी है? ये इलास्टिक टिश्यू से बनी है। ठीक है ना। जब भी यही इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक कॉइल ख़त्म हो जाए, तब क्या करेगी? ये डायलेट हो जाएगी। जब ये डायलेट हो जाएगी तो इसको हम एम्फाइजीमा कहेंगे। जब भी ईयर इसके अंदर आएगी तो इलास्टिक रिकॉइल की ना होने की वजह से क्या होगी? ये डायलेट हो गई। यहाँ पर जो हवा इधर आई है, जो ईयर आई है, वो दोबारा नहीं निकलेगी, और इसी वजह से ये जो एल्वेलर डक्ट है ये फूल जाएगा। इसको कहते हैं हम, जहाँ एयर ट्रैप हो जाए, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं। अच्छा जी, फिर आते हैं इसकी एटियोलॉजी की तरफ। एम्फाइजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइजीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, अच्छा जी, दोनों की काज क्या है? स्मोकिंग है, मगर फ़र्क किस में है? सिर्फ उसके ड्यूरेशन में है। एम्फाइजीमा में 20 पेक ईयर हमारे साथ होंगे, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर 10 पेक ईयर होंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 1 पेक ईयर इसे कहते हैं जब कोई पेशेंट 1 पेक, यानी 1 पेक में कितनी होती है? 20 सिगरेट। अगर कोई 20 सिगरेट रोज़ाना पीता है और ये मुसलसल 20 साल तक पिए, तो फिर एम्फाइजीमा डेवलप होगा। और अगर कोई यही सिगरेट 10 साल तक पिए, तो फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा। अच्छा जी, पैथोजेनेसिस के बारे में पहले आते हैं। तो क्रॉनिक स्मोकिंग क्या करता है? इरिटेट करता है, एक्टिवेट करता है डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को जब एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ से लाइसोजाइमल एंजाइम रिलीज़ होते हैं। लाइसोजाइमल क्या करता है? इलास्टेस को एंटी इलास्टेस से ज़्यादा करता है, जो कि नॉर्मल में ये दोनों बैलेंस में होते हैं। इलास्टेस को एंटी इलास्टेस से ज़्यादा करता है, जिससे क्या होता है? जिससे डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू होती है, और एल्वेलाई और एल्वेलर डक्ट डैमेज होते हैं, और इनमें क्या आ जाती है? इनमें डायलेटेशन आती है, जिससे एम्फाइजीमा डेवलप होता है। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस अगर आप देखें तो वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है। वो भी स्मोकिंग की वजह से होती है, और जब स्मोकिंग के कंटेंट ब्रेंकियल ग्लैंड को
क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, जो इसकी हाइपरट्रोफी होती है। फॉर एग्जांपल ये म्यूकोजा है, तो म्यूकोजा के अंदर ग्लैंड है, और जब ये इरिटेट करेगी तो ये ग्लैंड डायलेट कर जाएगी, हाइपरट्रोफी होगा। जब भी इसके हाइपरट्रोफी होगा तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, और चेंज आएगी किस चीज़ में, रेड इंडेक्स में, जो कि नॉर्मल 1-3 है। फॉर एग्जांपल ये म्यूकोजा है, इस म्यूकोजा के अंदर ये जो ग्लैंड्स जितनी फैली हुई है, जिस एरिया पर फैली हुई है, इसको हम रेड इंडेक्स कहते हैं। यही रेड इंडेक्स नॉर्मल 1:3 रेशो है, और ये कैसे ये 1:2 रेशो पर आ जाएगा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, जिससे क्या होगा, जिससे परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ होगा, इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। सेंट्रल एसिनार किसे कहते हैं, जिसमें प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल डैमेज होता है, उसका मेन काज क्या है, स्मोकिंग। और पेन एसिनार किसे कहते हैं, पेन एसिनार इसे कहते हैं जिसमें तमाम होल, आप इस पिक्चर में सकते हैं, जिसमें होल ब्रोंक्यूल्स डैमेज हो जाए। इसकी जो मेन काज है वो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। ये एक कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, इसके बारे में आखिर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप इधर सिर्फ एक ही सेंटेंस याद करें कि पेन एसिनार के अंदर जितनी भी रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होती है वो सारी की सारी इफेक्टेड होती है। फिर इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर जो है डिस्टल एसिनार। डिस्टल एसिनार क्या है, डिस्टल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आर डैमेज, और ये हमें कब मिल जाती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और लंग फाइब्रोसिस के अंदर। और फिर आते हैं इर्रेगुलर एसिनार, जिसका एम्फाइजीमा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस स्ट्रक्चर्स वाइज यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। इर्रेगुलर एसिनार हमें टीबी में मिल जाती है, ट्यूबरकुलोसिस में। तो फॉर एग्जांपल ये एक रिस्पायरेटरी डक्ट है, जब सिर्फ ये एरिया इन्वॉल्व हो इसको हम कहते हैं सेंट्रल एसिनार, और जब ये सारा इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं पेन एसिनार, और जब सिर्फ ये डिस्टल साइड हो उसको हम डिस्टल एसिनार कहते हैं। और जब इर्रेगुलर हो, ये फॉर एग्जांपल ये जगह भी है, ये भी है, मगर ये नहीं है, तो ये इर्रेगुलर हो गया। जब ही इर्रेगुलर ये इन्वॉल्व होगा तो ये हमारे साथ टीबी में मिल जाता है। अब आते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की क्लासिफिकेशन की तरफ, जो प्योर क्लिनिकल है। पहले भी हमने कहा सिंपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एज डिफिनीशन हमने पढ़ा। म्यूकोपुरुलेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, सुपर एटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ सुपर एक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिल जाता है, जो मेजॉरिटी टाइम क्या है, सूडोमोनास है। तो सूडोमोनास के साथ आपने ये एमसीक्यूज पॉइंट अपने साथ लिख लेना है, अपने साथ याद रखना है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐड होती है, तो वो है सूडोमोनास। सूडोमोनास मेजॉरिटी टाइम जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं उन सारों में ये इन्फेक्शन काज कर सकती है। और इसके साथ तीसरा नंबर पर है जो क्रॉनिक एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, स्मोकिंग शो रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। तो एम्फाइजीमा का पेशेंट जो होगा वो होगा पिंक फफर, सुर्ख होगा, और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का होगा वो होगा ब्लू ब्लोटर। सेंट्रल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में साइनोसिस नहीं होती, और इसमें यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल होती है। पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल इंस्पायरेशन पर अपनी मसल इस्तेमाल होती है और एक्सपायरेशन पर अपने, और ये सिर्फ हमें एक डिजीज़ में मिल जाता है जिसमें के मौके सीओपीडी, और सीओपीडी में सिर्फ और सिर्फ हमें एम्फाइजीमा मिलेगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नहीं मिलेगा। ये मैंने उधर आपको कहा था। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जो पेशेंट है वो ब्लू ब्लूटर होगा, साइनोस्ड होगा, और उसमें क्या होगा, एडिमेटिस होगा, जिसकी वजह से कोर पल्मोनल जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ये राइट साइड पर हार्ट है, ये ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जाती है। पल्मोनरी आर्टरी किधर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को जाती है।
लंग्स को जाती है। जब लंग्स में इधर हाइपरट्रोफी होता है तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे बैकवर्ड फ्लो आएगा। बैकवर्ड फ्लो क्या आएगा, राइट वेंट्रिकल पर आएगा। यहाँ से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर पल्मोनल। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा दोनों स्मोकिंग के साथ एसोसिएट है। इसके लिए 20 फेक ईयर है और इसके लिए 10 फेक ईयर है। एज इम्पॉर्टेंट है इसमें। एम्फाइजीमा में लेट 40 और 50 होगा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में लेट 30 या अर्ली 40 होगा। डिस्निया जो है इसका चीफ कंप्लेंट है एम्फाइजीमा का, और परसिस्टेंट कफ जो है वो इसका चीफ कंप्लेंट है। अब ये एमसीक्यूज़ की पॉइंट ये है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का जो चीफ कंप्लेंट है, वो चीफ कंप्लेंट क्या है, वो है परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ, ठीक है। और यह एम्फाइजीमा में क्या है, एम्फाइजीमा में है डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो एम्फाइजीमा के अंदर हमें डिस्निया मिलेगा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमें परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ मिलेगा। इसमें माइल्ड कफ होगा और नो वीज होगा, और इसमें डिस्निया होगी मगर माइल्ड होगी और वीज प्रेजेंट होगा। अब आते हैं ऑन एग्जामिनेशन में एम्फाइजीमा का पेशेंट हमें 10 लीन मिलेगा मगर साइनोसिस नहीं होगी, और यूज़ ऑफ एसेसरी मसल होगी, पहले मैंने कहा। और शेप और चेस्ट किस तरह होगा, चेस्ट बैरल शेप होगा। आप इधर आप देख सकते हैं, मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपको बताया कि ये जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये नॉर्मली ट्रांसवर्स डायमीटर से कम होता है, लेकिन जब भी बैरल शेप चेस्ट होता है एम्फाइजीमा में तो इसमें जो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये ज़्यादा हो जाता है और ट्रांसवर्स डायमीटर वो कम होता है, तो इसको हम कहते हैं बैरल शेप चेस्ट। अच्छा जी, ये जो बैरल शेप चेस्ट है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ईयर एंट्री भी कम होती है, जिससे ईयर एंट्री कम होगी मगर इसमें कोई रोंकाई नहीं होगी। एम्फाइजीमा के अंदर रोंकाई नहीं होगी। आपने ये बात ज़रूर याद रखना है। मैं दोबारा आपको एक शॉर्ट सा रिवीजन करवाता हूँ अभी कि एम्फाइजीमा के अंदर यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स होंगे, उसमें पेशेंट थिन होगा, उसमें पेशेंट लीन होगा, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट साइन है वो डिस्निया होगा, उसमें पेशेंट आपको डिस्निक मिलेगा, उसमें बैरल शेप चेस्ट होगा, कोई रोंकाई नहीं होगी। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, पेशेंट आपको साइनोज मिलेगा, ओडिमेटिस मिलेगा। क्यों ओडिमेटिस मिलेगा, क्योंकि राइट हार्ट फेलियर की वजह से, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से कोर पल्मोनल होता है, कोर पल्मोनल की वजह से राइट हार्ट फेलियर होता है। इसमें पेशेंट आपको ओबीज मिलेगा और ओवरवेट मिलेगा। चेस्ट के अंदर क्या होगी, चेस्ट के अंदर बाइलेटरल रोंकी मिलेगी, ईयरवे की डिक्रीजन की वजह से। ईयरवे की जब एंट्री डिक्रीज होगी तब आपको ये मिलेगी। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो चेस्ट एक्सरे में आपको हाइपर इन्फ्लेम्ड लंग्स मिल जाएंगे। हाइपर इन्फ्लेम्ड लंग्स की अगर बात करें तो ये पहली रिब है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। नॉर्मल जो आपको मिलता है तो इंस्पायरेशन के टाइम लंग्स जो है यहाँ पर छठे रिब्स पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन एम्फाइजीमा के पेशेंट में अगर आप देखें तो यही लंग्स 6 के बजाय अभी ये कहाँ पर हुई है, अभी ये 9 पर ख़त्म हुई है। इसका मतलब ये है कि ये लंग्स क्या कर गई है, ये लंग्स इन्फ्लेट कर गई है, और उसके अंदर जो हार्ट है वो हार्ट ने भी क्या किया है, ट्यूबुलर शक्ल इख्तियार किया है। तो एम्फाइजीमा के अंदर हमें हाइपर इन्फ्लेम्ड लंग जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है और ट्यूबुलर हार्ट होगा। और ये हाइपर इन्फ्लेम्ड किसे कहते हैं, जब भी 7 या 8 रिब तक क्या हो गए लंग पहुंच जाए। नॉर्मली कहाँ पर होंगे, नॉर्मली 6 रिब पर होंगे। तो एम्फाइजीमा के पेशेंट में हम जब चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें हाइपर इन्फ्लेम्ड लंग मिल जाएंगे और ट्यूबुलर हार्ट मिलेगा। जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसमें हमको डर्टी लंग्स मिल जाते हैं, प्रोमिनेंट लंग वास्कुलेचर और पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिल जाता है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई, आप एक दोबारा फिर सुन ले कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जब होता है तो
उधर क्या होता है, हाइपोक्सीमिया होता है। ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग होती है वो नहीं होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम होता है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। यही हाइपोक्सिया क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन लंग वैस्कुलेचर कहता है। सारी बॉडी में जब हाइपोक्सिया होता है वह वेज़ोडाइलेशन होती है। बॉडी के जिस जगह पर हाइपोक्सिया होता है वहाँ वेज़ोडाइलेशन होता है, लेकिन लंग्स में ये बात मुख्तलिफ है। लंग्स में जहाँ पर हाइपोक्सिया होता है वहाँ कंस्ट्रिक्शन ऑफ लंग्स वास्कुलेचर हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। यानी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होता है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन विल लीड टू राइट हार्ट फेलियर विच इज़ नोन एज द कोर पल्मोनल। किसी भी रिस्पिरेटरी पैथोलॉजी की वजह से जब राइट हार्ट फेलियर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोर पल्मोनल। तो एम्फाइजीमा की एक्सरे में हमको हाइपर इन्फ्लेमेटरी लंग और ट्यूबुलर हार्ट, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के एक्सरे में आपको डर्टी लंग्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, फिर आते हैं इसके कंप्लीट ब्लड काउंट की तरफ। तो इसमें क्या होगा, हेमोग्लोबिन आपको नॉर्मल मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको क्या होगा, हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। किस चीज़ की वजह से ज़्यादा होगा, जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर है ऑक्सीजन कम होती है तो ये हाइपोपरफ्यूजन टू किडनी में को भी ये किडनी को भी क्या ऑक्सीजन कम मिलती है। किडनी समझते हैं कि बॉडी के अंदर क्या होता है, आरबीसी कम है, इसलिए तो किडनी से अंदर एरिथ्रोपाइटिन रिलीज़ होगा। ये एरिथ्रोपाइटिन आगे जाके हमारी बोन मेरो को स्टिमुलेट कर देगा और बोन मेरो से एरिथ्रोपायोसिस होगी, जिससे बॉडी के अंदर आरबीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इससे सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होगा। जब भी हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इसे हमें पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। लेकिन ये पॉलीसाइथीमिया कौन सी होगी, ये सेकेंडरी होगी। किस वजह से, हाइपोक्सिया टू किडनी की वजह से और एरिथ्रोपाइटिन की ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से। अच्छा, फिर हम एबीजीज करेंगे, एयरटेल ब्लड गैस लेंगे। एयरटेल ब्लड गैस में हमें एम्फाइजीमा में क्या मिलेगा, एम्फाइजीमा में हमें हाइपोक्सीमिया मिलेगा और हाइपोकेपनिया मिलेगा या हाइपोकार्बोनेमिया मिलेगा। मेरा मतलब ये कि हमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन, ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम मिलेगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी नॉर्मल, जिसको हम टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं। लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, जिसे हम टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं, जो हमने अस्थमा में बड़े कंप्लीट से पढ़ा है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पहले हमने ये जुमला बताया है, अभी दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि all pathology of the chest will lead to type 1 respiratory failure except COPD। लेकिन COPD के अंदर आपको पता है कि दो ही वेरिएंट है, एक एम्फाइजीमा और दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये जो टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर है ये एम्फाइजीमा काज नहीं करती, ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस काज करती है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस COPD के अंदर है PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है, अब इसको हम 2 टाइम करते हैं। पहले हम करते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। अब अगर उसका पता चला कि मोर देन 80% है तो लेस देन 80% है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, मोर देन 80% तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। अब उससे पता चला, लेकिन अब उसके बाद क्या करते हैं, हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। जब ब्रोंकोडायलेटर करते हैं, अगर लेस देन 15% रिकवरी हो जाए तो हम इसको COPD कहते हैं। फर्स्ट एड के ऊपर 12 लिखी है, अगर 12% से कम हो जाए तो फिर उसको हम COPD तस्वर करते हैं। पहले हमने कहा कि एम्फाइजीमा का एक कंजेनिटल काज है, जिसे हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें इलास्टेज एंटीइलास्टेज से ज़्यादा होता है। एम्फाइजीमा इन चाइल्डहुड, आपने कहा ना कि एम्फाइजीमा आपको लेट 30 या अर्ली 40 में मिल जाएगा, लेकिन यह आपको एम्फाइजीमा इन चिल्ड्रन मिलेगा। ये बड़ी MCQs पॉइंट है। ये किस चीज़ से होता है, ये कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से। वो कंजेनिटल डिफेक्ट क्या है, क्रोमोसोम नंबर 14 में ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, जिससे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
डिफिशिएंसी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन या एंटी इलास्टेज, ये दोनों एक ही नाम है जिसकी डिफिशिएंसी होती है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल फीचर है कि आपको चाइल्डहुड एम्फाइजीमा मिलेगा और कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ एंटी इलास्टेज मिलेगा, और उसके साथ क्या होगा? क्रोनिक हेपेटाइटिस होगा। अगर किसी पेशेंट में, अभी अपने साथ ये बात याद रखिए, अगर किसी यंग पेशेंट में, किसी चाइल्ड में आपको दो चीज़ें, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस लीवर, तो आपने क्या करना है? आपने इसको रूल आउट करना है कि ये एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी हो सकती है। एनी चाइल्ड विद लीवर एंड लंग इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, तो उसको एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी आप कंसिडर करेंगे। अब इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है? एंजाइम है ये, क्योंकि ये एंजाइम है और इस एंजाइम को हम चेक करेंगे। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? सपोर्टिव और एंटी अल्फा एंटीट्रिप्सिन है, जो ही बड़ा ही कीमती है, इसका बड़ा हाई प्राइस है, पाकिस्तान में अक्सर मिलता भी नहीं। अब एक केस पढ़ते हैं। 11 ईयर ओल्ड बॉय हैज़ प्रेजेंटेड विद अ वर्सनिंग जॉन्डिस, ठीक है, एसाइटिस एंड स्प्लीनोमेगाली एंड हैविंग पल रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी सिंस बर्थ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी दो चीज़ें हमें मिल गई, लंग एंड लीवर इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। इसका मैनेजमेंट अगर हम देखें, अब आते हैं हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। क्रॉनिक स्टेबल सीओपीडी को हम किस तरह मैनेज करेंगे? इस तरह मैनेज करेंगे कि सबसे पहले हम तो पेशेंट करते हैं कि जनाब, आपने अभी तक जो सिगरेट पी है, आपने आपको इसको क्विट करना होगा, तो सजेशन आप स्मोकिंग करेंगे। स्मोकिंग क्या करेगा? ये हमारे पास सर्वाइवल रेट को बढ़ाएगा। अब आते हैं फिर वैक्सीन की तरफ, क्योंकि ये पेशेंट तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ बन गया। अब इस इम्यूनो कम्प्रोमाइजेशन से इसको बचाना है, तो नीमोकोकल, एच इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड कोविड-19, ये तमाम वैक्सीनें हमने इस पेशेंट को देनी है। अब ऐसे सेवरिटी आप ऑलरेडी हम पेशेंट की सीओपीडी की सेवेरिटी को जिस तरह हमने एस्थमा में किया था, अभी इस तरह भी हम इसकी सेवेरिटी को मालूम करते हैं। सेवेरिटी में किस तरह मालूम करते हैं कि पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी पर तकसीम करते हैं। माइल्ड किसे कहते हैं? माइल्ड उसे कहते हैं जिसकी पोस्ट एक्सपायरेटरी वैल्यू इन फर्स्ट सेकेंड क्या होती है? 50 to 79% होगी, इसमें 30 to 49, और इसमें लेस दैन 30 होगी। जब भी लेस दैन 30 होगी सीवियर होगा, 30 to 49 के दरमियान होगा मॉडरेट सीओपीडी होगा, और 50 to 79 के दरमियान होगा तो ये क्या होगा? ये इसे हम माइल्ड सीओपीडी कहेंगे। अब माइल्ड सीओपीडी का ड्रग आप चॉइस क्या है? एफ्राट्रोपियम ब्रोमाइड 0.5 मिलीग्राम। अब बात यह है कि ना कि ड्रग आप चॉइस, पहले भी हमने कहा था कि एफ्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है ये दो जगहों पर ड्रग आप चॉइस है, एक ओपीडी के अंदर और दूसरा सीओपीडी के अंदर, और दूसरा इंट्रिंसिक एस्थमा में, ठीक है, उधर भी हमने पढ़ा था। अब मॉडरेट की बात आए तो मॉडरेट में हमने क्या देना है? एप्राट्रोपिन ब्रोमाइड देना है, लो डोज आप इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड देने हैं, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देने हैं। अब सीवियर में हम क्या देंगे? सीवियर में एप्राट्रोपिन ब्रोमाइड देंगे, लो डोज आप इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, साथ में लाबा देंगे और थियोपाइलिन देंगे। थियोपाइलिन हमने उधर 4 स्टेज में दिया था, और शॉर्ट कोर्स आप ओरल स्टेरॉइड देंगे। अब क्या करेंगे? पेशेंट को एल्टॉट देंगे। एल्टॉट क्या है? लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी है जो सर्वाइवल को बढ़ाती है। लो डोज क्या देंगे? लो डोज आप ऑक्सीजन देंगे 1 to 3 लीटर पर मिनट, और हमारा टारगेट सैचुरेशन ऑक्सीजन क्या होगा? 88 to 92% होगा। ये क्यों होगा? इसलिए होगा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा के अंदर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है। ऑक्सीजन का लेवल कम है तो पार्शियल प्रेशर विल बी लेस देन 60 मिलीमीटर आप मार्क करिए। जब भी पार्शियल प्रेशर 60 से कम हो जाए तो हमारे ब्रेन के सिस्टम में, हमने फिजियोलॉजी में ये पढ़ा था कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग में हमने पढ़ा था कि जो केमिकल कंट्रोल है वो मेन कंट्रोल है, और केमिकल 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन के ऊपर,
पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर और पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन के ऊपर। जब भी ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर लेस देन 60 हो जाए तो ये हाइपोक्सिया मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग होती है। हाइपोक्सिया मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग फिर ये हमारे ब्रीथिंग को ये कंट्रोल करती है। जब भी अगर हम किसी पेशेंट को हाई सेचुरेशन ऑक्सीजन देंगे तो ये हाइपोक्सिया तो ख़त्म हो गई, बॉडी में ऑक्सीजन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यही जो हाइपोक्सिया की वजह से इसका ब्रीथिंग कंट्रोल था, फिर इससे भी कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। जब कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो ब्रीथिंग की सेसेशन हो जाएगी, और ब्रीथिंग की सेसेशन हो जाएगी तो पेशेंट विल बी लीड टू डेथ। तो इसी वजह से हाइपोक्सिया मीडिएटेड रेस्पिरेशन की कंट्रोल की वजह से हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम पेशेंट को O2 सेचुरेशन देते हैं, जिसका पार्शियल सेचुरेशन क्या होगा, 88 to 92% होगा। ये 14 to 16 आवर देंगे पर डेली, और किस चीज़ से देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर से। अब ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है आपको पता है बहुत सी कीमती है। इसके लिए मार्केट में एक और डिवाइस अभी आई है जिसको O2 कंसनट्रेटर डिवाइस कहते हैं। बस एक बार आप ले, तकरीबन 80,000 रुपये पर आजकल मिल जाता है। तो ये बस आप एक बार ले और पेशेंट को लगाए। अब पेशेंट को ये जो ऑक्सीजन है हम क्या देंगे, हम नेज़ल कैनोला के ज़रिए देंगे। जब भी ऑक्सीजन हम 4 लीटर से कम देंगे तो ये नेज़ल कैनोला के साथ देंगे। जब भी मोर देन 4 लीटर देंगे तब हम ये किस चीज़ से देंगे, ये फिर हम वाया फेस मास्क देंगे। ठीक है, अगर ये फेस मास्क से देंगे तो सारा ऑक्सीजन ज़ाया होगा, कोई रिस्पांस नहीं होगी। अब इसका शेड्यूल किस तरह है, शेड्यूल इस तरह है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 8 बजे पेशेंट को लगाएंगे, सुबह 8 बजे तक कितना कंटिन्यूसली, फिर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आप 45% इसको ऑफ़ करेंगे और 15 मिनट इसको ऑन करेंगे। यानी हर घंटे के अंदर आपने 15 मिनट इसको लगाना है और 45 मिनट इसको बंद करना है। अब एल्टॉट का जो इंडिकेशन है वो कहाँ पर है, सीवियर COPD में हम देते हैं, कोर पल्मोनल में देते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देते हैं, और टर्मिनल एल पेशेंट जो आखिरी लम्हों में होता है उस पेशेंट को हम एल्टॉट देंगे। और लेकिन COPD में एल्टॉट सर्वाइवल बहुत ज़्यादा करता है, ये आप प्रैक्टिकली आप ये बात याद रखें। इंडिकेशन अब सर्जरी COPD के अंदर हम सर्जरी कब करते हैं, बोलेक्टोमी, अगर लंग्स के ऊपर कोई क्या बन जाए, बोलस बन जाए या मैसिव डायलेटेड एल्वेलाई होती है, और लंग रिसेक्शन सर्जरी 20% रिसेक्शंस लंग बायलेटरली, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेम्ड जो रंग है, जो हमने किधर पढ़ा, जो हमने एम्फाइजीमा के अंदर पढ़ा कि लंग क्या होती है, हाइपर इन्फ्लेम्ड होती है, तो उसका जो ये हिस्सा है इसको हम काट देते हैं। तो ये 20% रिसेक्शन ये एम्फाइजीमा के अंदर हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, ये इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल ड्यू टू डोनर, इसके लिए डोनर कभी नहीं मिलता। अब आते हैं ये वो बातें हो गई जो आपको OPD के लिए ज़रूरी थी। अब पेशेंट जो आएगा आपके साथ इमरजेंसी में, अब इमरजेंसी में जब लैंड करेगा तो एक्यूट एक्सार्बेशन ऑफ COPD, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोबारा मैं कहता हूँ रिसिटेशन को कभी नहीं भूलना आपने, ABCD, ठीक है। अब उसके बाद हम पेशेंट को क्या करेंगे, ऑक्सीजन इन्हेलेशन देंगे। वहाँ पर हमने कहा था कि कितने देंगे, कि 100% दें, लेकिन या 24 to 28%, जो हमारा टारगेट सेचुरेशन कितना होगा, 88 to 92, लेकिन वहाँ कितना था, वहाँ हमारा टारगेट 100% था। इधर हम क्यों करेंगे ये पहले मैंने बता दिया। आप पेशेंट को क्या करेंगे, नेबुलाइजेशन देंगे, मगर वो नेबुलाइजेशन किसके बगैर, ऑक्सीजन के बगैर, विदाउट ऑक्सीजन। क्यों देंगे, फिर पुरानी वही बात, सल्ब्यूटामोल और एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड उसमें ऐड करेंगे, लेकिन पेशेंट को लगाएंगे मगर ऑक्सीजन उसमें नहीं लगाएंगे। जब भी अस्थमा में हमने पढ़ा था कि वह हम पेशेंट को सल्ब्यूटामोल एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड लगाएंगे ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यह ऑक्सीजन के बगैर लगाएंगे। अब फिर पेशेंट को हम IV कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे, हाइड्रोकॉर्टिजोन देंगे, 10 to 50 मिलीग्राम IV स्टेट में देंगे, मगर मैंने कहा था कि इसका इफ़ेक्ट 4 to 6 आवर टाइम लेता है। फिर पोर्टेबल एक्सरे लेंगे, उसी तरह निमोनिया और निमोथोरिक्स को रूल आउट करेंगे, अगर ज़रूरत रही तो एंटीबायोटिक देंगे और एस्पायरेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी ये फेल हो जाए तो फिर हम नेबुलाइजेशन करेंगे, IV अमाइनोपाइलिन देंगे, ठीक है। और जब वो भी फेल हो जाए तो फिर डोक्सा
प्रेम देंगे, डॉक्साप्रेम 4 मिलीग्राम IV। ये क्या है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। MCQs के लिए डॉक्साप्रेम बड़ी इंपॉर्टेंट है। एनआरई में पाकिस्तान की जितने एग्ज़ाम है तकरीबन अनुसारों में यह ज़रूरत है कि डॉक्साप्रेम ये कब देते हैं? उस वक्त देते हैं जब IV एमाइनोपाइलिन वो फेल हो जाए और नेबुलाइज़र भी फेल हो जाए, तो हम फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दे देंगे जिसको डॉक्साप्रेम कहते हैं। फिर हम अगर ये भी फेल हो जाए तो फिर हम वेंटिलेशन के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले पेशेंट को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पर डालते हैं और उसके बाद इन्वेसिव क्या कहते हैं वेंटिलेशन पर डालते हैं। तो आपने ये बात ज़रूर नहीं कि हर पेशेंट को आपने इन्वेसिव वेंटिलेशन से बचाना है। आप सबसे पहले पेशेंट को नॉन इन्वेसिव पे डालेंगे।